Today we are going to discuss the DPPs as decided. So before I go to those DPPs, any concept related to kinematics, anything that you want to be repeated? अगर कोई आपको theoretical doubt है kinematics का, तो आप quickly बोल सकते हो, क्योंकि concepts wise ये completely cover हो गया है. और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग DPP को ओपन करते हैं, DPP1 relative motion को इसको डिस्कशन करेंगे. So any quick conceptual concerns? Relative velocity graph. Okay. So कई बार आपसे ऐसा करता है कि relative velocity, relative position, relative accelerations के ग्राफ पूछता है, तो कैसे हैंडल करते हैं बताते हैं. फिर आपने पूछा is there any special approach for questions on elevator and lift? Yes, we will discuss them later. So if you are getting any questions on elevator and lift related to acceleration, अगर आपसे ऐसा बोलता है कि elevator accelerate कर रहा है तो उसको होल्ड कर लीजिए, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे. अगर आपका एलिवेटर या लिफ्ट जो है वो बिना एक्सेलरेशन के चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो रिलेटिव मोशन के हैं उसको अप्लाई कर सकते हो. अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन को रिलेटिव मोशन में यूज कम किया है या नहीं के बराबर किया है, उसको हम लोग अलग से करेंगे, उसको फोर्स के टर्म में समझेंगे. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका एलिवेटर चल रहा है तो आप लगाइए रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट और सॉल्व कीजिए जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है. और अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो होल्ड कर सकते हो, उसको हम लोग अलग से डील करेंगे. मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स. ओके, ठीक है. तो दो कंसर्न्स हैं, एक तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो उनको मैं बताता हूँ. देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अपने को एक का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अपने को वेलोसिटी ए पता करना होता है, वेलोसिटी बी पता करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है. दैट्स डन. अगर हमसे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो दोनों की वेलोसिटीज को हम निकालेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, जो आएगा उसको प्लॉट करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपसे ऐसा बोलता है कि ये क्वेश्चन उस पर एग्जाम में भी आ चुका है, डिस्टेंस को लेकर के प्लॉट करवाया था उसने. तो चाहे वो डिस्टेंस से हो या डिस्प्लेसमेंट से हो, क्या फर्क पड़ता है. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देता हूँ, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी एग्जांपल किया होता. लेट्स से आपको ऐसा बोलता है कि किसी एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर के टर्म में भी दे सकते हैं या कोऑर्डिनेट के टर्म में भी दे सकते हैं. तो मैं लेट से x1 के टर्म में बोलता हूँ. लेट x1 द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज 2t + 3, ऐसा कुछ बोला था. और x2 कुछ ऐसा दिया गया है, दैट इज t² - 2t + t² - 2t + 3 और समथिंग लाइक. और 2t को अलग कर देते, फिर इसको -4t बना देते हैं और +3 और समथिंग लाइक दैट. सो आपको दो पोजीशंस पता होंगी. अब ये पोजीशंस या तो आपको क्वेश्चन में सच फॉर्मूला बना के देगा या फिर बोलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, तो उसका x कंपोनेंट का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, y कंपोनेंट का लिख सकते हैं, फिर x को कंपेयर करा सकते हैं, तो या फिर टोटल पोजीशन लिख करके कंपेयर करा सकते हैं. सो पॉइंट इज कि अपने को पोजीशंस पता होंगे दो पार्टिकल्स के, और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो x1 x2 बोल सकते हैं. अगर दो डायमेंशनल मोशन है तो उसको r1 r2 करके बोल देंगे. और लेट्स आपसे कहता है कि प्लॉट velocity of 1 with respect to 2 versus time graph. ऐसा आपसे पूछता है कि velocity of 1 with respect to 2, that means relative velocity का ग्राफ टाइम के साथ बनाइए, या फिर पोजीशन का भी पूछ सकता है कि रिलेटिव पोजीशन का बनाइए या फिर एक्सेलरेशन का. तो हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं. सो अपने को क्या करने का, 1 with respect to 2 चाहिए, तो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ 1 with respect to 2, तो ये आएगा पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2. isn't it? So इसके बाद आप चाहोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो जब हम d/dt निकालेंगे ऑफ x with 1 with respect to 2, तो ये बनेगा dx1/dt माइनस dx2/dt. ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन. दैट मींस दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, सो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 with respect to 2. dx1/dt मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, माइनस dx2/dt. जब dx2/dt कर रहे होगे तो ये बनेगा 2t - 4.
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा +4 आएगा तो 6 - 2t आ जाएगा। तो अपने को देखो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पता चल गया टाइम के साथ में। अब इसको प्लॉट करना है। सो प्लॉट करने के लिए आप क्या बोलोगे कि एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस में टी को दिखाएंगे, वाई एक्सिस में वी को दिखाएंगे। सो दैट्स गोइंग टू द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज टी। नाउ जस्ट लाइक जैसे एक वाई एक्स पकड़ते हैं उसी तरह से इसको पकड़ लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। एक टी इक्वल टू 0 पे कितना आएगा? टी इक्वल टू 0 पे 6 आएगा। और वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी? जब टी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 पे 0 हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर नेगेटिव स्लोप का बनेगा, -2 स्लोप आएगी। फिर इन सबको स्टडी करके अपने को एक आइडिया लग गया कि जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये अपना ग्राफ बन गया। आई जस्ट एक्सप्लेन कि प्रोसेस क्या होता है कैलकुलेट करने का, रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ को प्लॉट करने का। सो जब कभी रिलेटिव वेलोसिटी पूछेगा तो हम दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे, 1 की वेलोसिटी निकालेंगे, 2 की वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। और ये किसका है? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। तो 1 को हम पहले रखेंगे, 2 को बाद में रखेंगे। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा तो बदल सकता है, तो क्या आएगा? फिर उसको हम इसके माइनस वर्जन कर देंगे तो 2t - 6 आ जाएगा। तो वो आपको पॉजिटिव स्लोप का मिलेगा, उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ्स। ये बहुत सिंपल एग्जांपल पिक किया है। ऐसा हो सकता है कि कहेगा एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है, दूसरा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो बताइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप 1 की वेलोसिटी प्रॉपर्ली लिखिए वेक्टर वाइज, सेकंड की वेलोसिटी लिखिए प्रॉपर्ली वेक्टर वाइज, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिलेटिव निकालिए, फिर सिंपलीफाई करके अपना प्लॉटिंग कर सकते हो। सो आइडिया विल रिमेन द सेम। दूसरा आपका कंसर्न था कि हाउ टू गो फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मिनिमम सेपरेशन। तो इक्वेशन कर लेते हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल का मिनिमम सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। डीपीपी में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो डीपीपी से पिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको अलग से ही पिक कर सकते हैं। तो एक बार इक्वेशन में पिक कर लेता हूँ, डीपीपी में आएगा तो उसको स्किप कर लेंगे। यहाँ पे मैं रैंडमली नंबर दे रहा हूँ, तो एग्जाम में जो देगा वो प्रॉपर नंबर देगा जिससे कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा। सो लेट्स से कि अगर आपसे ऐसा बोलता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स आपको थ्रो किए जा रहे हैं, आप थ्रो करते हो दो प्रोजेक्टाइल्स को, ये आपका ग्राउंड है इससे, एंड वन प्रोजेक्टाइल इज लाइक दिस, another projectile is like this, both are being thrown simultaneously, और सिंप्लीफाइड नंबर लेने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ कि लेट्स से 20√2 मीटर पर सेकेंड है और ये 45 डिग्री पर है, एंड ये कुछ 10√2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया और ये 45 डिग्री पर थ्रो किया गया। इनके बीच का सेपरेशन लेट्स से ओके, अभी साउंड वापस आ गया होगा। Am I audible now? There was again issue. Yes. Good. So let's say कि ये situation आपको दी जाती है, ये बोलता है find minimum separation between projectiles, between two particles or projectiles. बाकी सर आपको क्या पता है? बाकी सर आपको ये सब पता है कि वो एक साथ ही थ्रो किए गए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से थ्रो किए गए, और फिर ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। क्या ये एक ही टाइम पर एक ही लोकेशन पे पाए जाएंगे? अगर एक ही टाइम पर एक ही लोकेशन पे पाए गए, इसका मतलब है कि वो कोलाइड करते हैं, तो उनका मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा। अगर कोलाइड नहीं करते हैं so there will be some minimum separation, we need to find that. So ऐसा मैंने वैल्यूज को लिया कि ये कोलाइड नहीं करेगा, तो मिनिमम सेपरेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हो, फिर आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अपने पास ऑप्शन है कि हम ग्राउंड के फ्रेम पे वर्क कर लें। लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल ए है, ये बी है, या फिर ए प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में वर्क करें या सेकंड के फ्रेम में वर्क करें, आपकी चॉइस है।
लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ग्राउंड से ज्यादा आसानी होगी आपको किसी एक और के फ्रेम पे जाने पे, यानी ए प्रोजेक्टाइल पे या बी प्रोजेक्टाइल पे, उस पर कैलकुलेशन कम आएंगी, क्योंकि ग्राउंड से अपने को 2 पार्टिकल लेने पड़ेंगे। ग्राउंड से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। ग्राउंड से हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी भी टाइम पर, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी भी टाइम पर, फिर दोनों के बीच का सेपरेशन निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, जो लास्ट क्लास में किया था। आपको याद है कितना लेंदी प्रोसेस था? यहाँ पर वो और भी लेंदी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों चल रहे हैं। सो प्रेफर करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्लेटफॉर्म, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ए। सो जब आप ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा वो मैं यहाँ पे बनाता है। फिर वो ग्राउंड आप ना भी बनाओ तो भी चलता है, क्योंकि ग्राउंड भी हो सकता है मूव कर रहा हो। सो ए अपना यहाँ पर आएगा, ए रेस्ट पर होगा, और बी का जो इनिशियल लोकेशन है ये। अब आपको ए और बी देखना है केवल कि ये कैसे चलने वाला है। ए के पास वेलोसिटीज थी, आप चाहो कि एक वेलोसिटी के कंपोनेंट पहले ही कर लो ताकि कंपोनेंट यूज करना आपके लिए आसान रहेगा। इसके पास एक ये वेलोसिटी आया होगा, एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट आया होगा। ये 10√2 है तो ये 45 आएगा कॉस साइन, ये 45 आएगा कॉस साइन 1/√2 आएगा, तो आप पाओगे ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। इसको जब आप इधर लोगे कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट लोगे तो 20√2 कॉस साइन लगाओगे 45 पर, तो ये 20 बचेगा। सो यूल फाइंड कि ए के रिस्पेक्ट में हम बी की टोटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। नाउ यू नो कि जो टोटल वेलोसिटी होती है उसके लिए एक फंडा चलता है। क्या फंडा चलता है? कि हम वेलोसिटी ऑफ बी तो लिखेंगे लिखेंगे और ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंस हम बी के रिस्पेक्ट में है तो अपने को कुछ ऐसा लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ बी देखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, मीनिंग व्हाट? मीनिंग इज दिस कि वेलोसिटी ऑफ बी लिखो और ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो। ज्योमेट्रिकल सब्ट्रैक्शन का मतलब हमारा होता है डायरेक्शन बदल करके उनको ऐड करो। सो बी की खुद की वेलोसिटी इधर 10 थी और इधर 10 थी, तो ये बी का अपना खुद का वेलोसिटी है। अच्छा, ए को हमको रिटर्न करके देना है, रिवर्स करके देना है, तो ए को रिवर्स करके देता हूं 1 मिनट में। ओके, लेट मी कैरी इट फॉरवर्ड। सो अगर हम वेलोसिटी ए की रिवर्स करके देंगे तो उसकी डायरेक्शन आप प्लॉट कर सकते हो। सो क्या उसकी डायरेक्शन आपको कुछ ऐसा जाती हुई नजर आएंगी कि ए के दोनों कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे। सो ए का एक रिवर्स कंपोनेंट इधर मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 20, और एक रिवर्स कंपोनेंट इधर मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 20। ये दोनों अपने को समझना है। जस्ट 1 मिनट। इसके बाद आपको क्या टोटल वेलोसिटी नजर आ रही है वो देखते हैं। टोटल वेलोसिटीज अगर आप देखोगे तो ये 20 था और ये 20 था। एक काम करते हैं, अगर हम बी की वेलोसिटी को अलग प्लॉट कर दे तो कोई इशू नहीं है, ताकि हम इस पिक्चर को हम फर्दर पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। तो ये 2 कंपोनेंट उसके आपको मिले और ये 2 आपने रिवर्स करके दिए, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ किसकी लिख रहे हैं? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिख रहे हैं। दिस वाज 10, दिस वाज 10, दिस वाज 20, दिस वाज 20। कैन बी आइडेंटिफाइड की जो रिजल्टेंट रहा होगा उसमें 10 डाउन साइड रहेगा, 30 इधर रहेगा। आपने लिख के भेजा भी है, गुड। सो इसका मतलब इसके पास जो वेलोसिटीज नट सेल में आ रही हैं, इधर एक 30 आ रहा है और इधर एक 10 आ रहा है। अपने को मिनिमम सेपरेशन तक जाना है, चलते हैं। दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये ए को बी की वेलोसिटी नजर आएगी। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करते हो तो एक्सेलरेशन का क्या रूल रहा होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी ए का एक्सेलरेशन होगा, जी बी का एक्सेलरेशन होगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट 0 एक्सेलरेशन का केस है। तो जब कभी एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मीनिंग मीनिंग इज सिंपल कि ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई।
और ये इसी पाथ पर मूव करेगा, ऐसा हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो अगर इस पाथ पे मूव करेगा दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेट लाइन। तो ए को लगेगा कि बी ऐसा इस रास्ते से निकल गया है। अच्छा, अगर ए को बी इस रास्ते से जाता हुआ नजर आया तो क्या आपको ये भी समझ में आता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कैसे निकाल सकते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि अगर मिनिमम डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट की किसी एक लाइन से, तो आपको क्या करना होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। तो ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी हमारे लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मच। और अपने का आंसर भी √2 मीटर दिखाया है। ठीक है, अच्छी बात है। आपने बोला कैसे एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, आइडिया क्या है? रिलेटिव फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला बार बार यूज कर हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। और अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन एक ही होता है, ग्रेविटी डाउन साइड। तो दोनों के लिए सेम एक्सेलरेशन है, इसलिए उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0, नल वेक्टर। So acceleration is equal to 0, which implies velocity of b with respect to a is constant। और जब कभी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पाथ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और मिनिमम सेपरेशन लेट्स से सी पर होता है, तो ये जो एसी डिस्टेंस होगी ये मिनिमम होगी। तो दो पार्टिकल्स के बीच की, जब ये ऊपर चल रहे होंगे तो इनके बीच का जो मिनिमम गैप आएगा, तो जब ये सी पर पहुंचा होगा और ये जो डिस्टेंस होगी, ये एसी डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस आएगी। लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइए, हमको ये एसी निकालना है, ठीक है। क्या हमको ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता चल गया? मैग्नीट्यूड, यस। इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, क्या हमको ये डिस्टेंस पता है? ए से बी वाला डिस्टेंस था, बोलोगे यस, ए से बी वाला डिस्टेंस तो आपको बताया गया है, 2 मीटर है। अच्छा, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? क्या हम ये एंगल पता कर सकते हैं? यस, पता कर सकते हैं। लेट्स से इस एंगल का नाम अल्फा है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर एडिशन से tan अल्फा क्या होता है? तो tan अल्फा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे वेक्टर एडिशन वाले रूल से, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइड बाई 30, बेसिकली 1/3। अच्छा, इसी ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो और tan अल्फा ही लगा दो। tan अल्फा लगाओगे तो हमको ये बेस आएगा, तो हम tan अल्फा ना लगा करके हम क्या लगाना चाहेंगे? हम इसको परपेंडिकुलर चाहिए और ये हाइपोटेनस यूज करना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यूज करने के लिए हमको sin अल्फा लगेगा। तो sin अल्फा की वैल्यू आएगी AC, जो कि हमको पता करना है, डिवाइड बाई AB, जो हमको पता है। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा जो मिनिमम सेपरेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी AB sin अल्फा। डू वी नो AB? यस। डू वी नो sin अल्फा? यस, वी ऑफ कोर्स वी नो, क्योंकि tan अल्फा तो अपने को पता है। जब कभी tan अल्फा पता होगा तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे ऐसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अल्फा हो गया और tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 1 10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ जाएगी AB विच इज 2, और sin अल्फा विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। सो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 मीटर्स। ये अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू मिनिमम सेपरेशन। तो ये मिनिमम सेपरेशन के बराबर हो जाएगा। स्टेप्स को वॉच कीजिए, और अगर आपको स्टेप समझ में आते हैं, आइडिया समझ में आता है, तो नंबर्स बदलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और हम रिलेटिव मोशन को यूज करके सेपरेशन जल्दी से निकाल देंगे, इजिली निकाल देंगे। और ये कैलकुलेशन हमारे लिए यूजफुल रहेगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। √2/√5 या 2/√10 ऐसा कुछ आंसर कर सकते हो। आपको ये नहीं समझ में आया AC मिनिमम कैसे होता है? तो लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट लिखा था, जब कभी कोई स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चलता है तो किसी पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस, किसी फिक्स पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम तभी होती है जब हम 90 डिग्री पर डालते हैं। और ये बहुत कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जब B वाला पार्टिकल यहाँ पर आया होगा
तो ये डिस्टेंस ये रहेगी। पहले कितना था 2 मीटर, आप देखोगे डेफिनेटली ये 2 मीटर से कम हो गई होगी, ये और भी कम हो गई होगी, ये सबसे कम होगी। फिर जब यहाँ निकल जाएगा बी यहाँ पर आएगा तो और भी तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, फिर बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ए की फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस बी से जो कि इस पे मूव कर रहा है मिनिमम कब होती है, जब 90 डिग्री पर होता है। उसको एज ए रूल याद रखते हैं हम लोग। फिर आपने लिखा है प्लीज कैन यू एक्सप्लेन हाउ वी गॉट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। गुड। देखो आपके पास एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। आप ऐसे लिख सकते हो -30 i कैप -10 j कैप। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। और पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलता है, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलेगा। तो ये रिजल्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हो 90 डिग्री पर, उनका रिजल्टेंट अगर किसी एक से अल्फा एंगल बनाता है तो दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट होता है, मतलब जो दूर का कंपोनेंट डिवाइड बाय पास का कंपोनेंट होता है। सो ये 10 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 30 का मतलब 1/3 हो जाएगा। अगर आप ये पूछे प्रोजेक्टाइल में कैसे विजुलाइज करना है, तो प्रोजेक्टाइल में आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आप ग्राउंड से देख रहे हो, और जबकि हम सॉल्विंग हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये जो विजुलाइजेशन है वो ए ने विजुलाइज किया है, और अगर आप प्रोजेक्टाइल पे बैठ करके जाओ तो फिर आपको ऐसा दिखेगा। सिंस हम प्रोजेक्टाइल पे बैठ के नहीं जा सकते, तो ये विजुलाइज करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हम बता सकते हैं कि ये करेक्ट जा रहा है। फिर आपने लिखा प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस व्हेन बोथ आर ऑन डिफरेंट हाइट्स। डिफरेंस when both are on different heights. Can I explain the difference when both are on different heights? अच्छा ओके, अगर आपको ये पता करना है कि ओके अगर वो सेम प्लेन पर नहीं थ्रो किया गया, किसी हाइट से थ्रो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बी मान लीजिए यहाँ पर बनाया गया होता है तो क्या फर्क पड़ता है, बस यही फर्क पड़ता, हमारा ट्राइंगल बदल जाता, बाकी रूल वही रहते। सो ट्राइंगल ही बदलता है, कुछ और फर्क नहीं पड़ता। सो अगर वो सेम प्लेन पर नहीं होंगे, किसी हाइट पर होंगे, तो आप उसको बी को वहीं रखो, वहीं से वेलोसिटी बनाओ और ड्रॉ करो, फिर आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, और फिर ट्राइंगल को यूज करके अपना आंसर बता सकते हो। सो ये केस था सेम प्लेन वाला। अगर डिफरेंट हाइट से थ्रो किए जाएंगे तब भी आप कर सकते हो। आप पहले वेलोसिटी निकालो और बी पॉइंट जहां पर उसको प्लॉट करो, और फिर वेलोसिटी ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसको बना दो, कर सकते हो। यस, आपको समझा डिफरेंट हाइट वाला पॉइंट। तो अगर आपका बी यहाँ से थ्रो किया गया था, लेट से बी यहाँ पर रहा होता, तो हमारा ए बी ये लाइन बनती, और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, ये ट्राइंगल को पकड़ते। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज होगा, दैट्स डन, नथिंग एल्स। सो tan अल्फा विल बी vy by vx। हाँ, उसको vy by vx हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ऐसा बोलो कि जो जिस तरफ अल्फा है उसके दूर वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय पास वाला कंपोनेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा बनाता तो मैं लिखता 30/10। Understood, good, crystal clear, that's great. Difference in approach. हाँ, सो ये अप्रोच हमारी सिमिलर रहेगी, और जो मैंने आपको बताया फिगर आपको बदलेगा, एंड यू कैन हैंडल दैट। कैन आई रिपीट व्हाट आई सेड अबाउट अ हाइड अप्रोच? सो यहाँ पर ए और बी सेम लेवल पर थे। अभी हमारे लिए मैटर नहीं करेगा बी कहाँ पर है। बी इनिशियली किसी हाइट पर भी हो सकता है, या फिर कहीं नीचे भी हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है। तो जहां पर बी होगा वो हमारी लेंथ पता होगी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो बी हमारा इस पे चलेगा, आप देखो ना, बी इस पे चलेगा। इनिशियली बी यहाँ पर भी होगा तब भी चलेगा, यहाँ पर भी होगा तब भी चलेगा, यहाँ पर भी होगा तब भी चलेगा, यहाँ पर भी होगा तब भी चलेगा। हाँ, जहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर बदल जाएगा, बस ये है। और राइट एंगल रहेगा तो लाइफ आसान रहेगी, क्योंकि ये राइट एंगल हमको मिनिमम निकालना है, तो परपेंडिकुलर ही चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना आसान होता है एज कम्पेयर टू एनी रैंडम ट्राइंगल। तो इसके क्वेश्चंस डुएबल होते हैं और पर्टिकुलर वे के होते हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। Can I explain the question when a ball projected reaches max height and after some time rebounds from a wall and falls on the point just below this? हाँ, ये टेस्ट में हम लोगों ने शो किया हुआ था लास्ट क्लास में। आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया है वो, जिसका आंसर 3h/4 आता है।
सो हाँ, उस पे मिलेगा। और उसका कोई कंसर्न रहता है तो आप अलग से पूछ सकते हो। इलास्टिक कोलिजन पे अपने को ध्यान नहीं देना, कोलिजन हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। और उसका क्या मीनिंग था वो मैंने क्वेश्चन में बताया था। चलेगा, हम लोग डीपीपी पर शिफ्ट हो जाते हैं, और डीपीपी में कई सारे आपके डाउट्स वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। सो इस पीडीएफ की आपको जरूरत होगी तो मैं इसको आपको भेज दूंगा, इसका स्नैप ले लिया। डीपीपी ऑफ रिलेटिव मोशन, और उसका फर्स्ट वर्जन हम लोग पहले देखेंगे। डीपीपी रिलेटिव मोशन फर्स्ट। कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और वहां से कई कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। सो उसके बाद बचता जो है तो उसको आप पूछ सकते हो बाद में भी। Yes, so DPP1 of relative motion. Do you have any questions? Question 7 and 10. Okay. 7, 9, 10. 10. So 7, 9, 10 आप पूछ रहे हो, we are skipping projectile. We will be having projectile DPP2 and 3 after relative. We decided the priority order. So first relative, then projectile. 3 without using relative motion and 12. So 3 and 12. 2, 8. 2 and 8. 3. Okay. So broadly, these are questions 2, 3, 8, 7, 9, 10, and 12. So I'm explaining them and you focus. और बहुत सारे points इसमें clear भी होंगे, और relative में आपको confidence बढ़ेगा. Question number 2 says a thief is running away on a horse straight road in a jeep, moving with velocity 9 meter per second. तो 9 meter per second से भाग रहा है. पुलिस ने देखा कि इसको पकड़ना है, पुलिस का काम ही यही है, और वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है. एक इंस्टेंट पर जीप, if the instantaneous separation of the jeep and the motorcycle is 100 meter, किसी एक इंस्टेंट पर 100 मीटर दिया गया, how long will it take for the police to catch the thief? So आप देखोगे कि आप इसको ग्राउंड से, पुलिस से, या फिर थीप से कहीं से भी कैच कर सकते हो और कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. सो आपको जिससे इंटरेस्ट लगे आप वो यूज करो, और कुछ केसेस में रिलेटिव आसान होता है तो मैं रिलेटिव से बताने वाला हूँ. लेट से ये थीफ है और इधर जा रहा है वी थीफ वेलोसिटी से, ये पुलिस है और वीपी वेलोसिटी से जा रहा है. इनके बीच का इंस्टेंटेनियस सेपरेशन 100 मीटर दिया गया है. सो इनके बीच का सेपरेशन अपने को पता है. सो कितना टाइम लगने वाला है? सो हम बोलेंगे कि अगर आप पुलिस के रिस्पेक्ट में बात करो, पुलिस के रिस्पेक्ट में बात करो, सो पुलिस को लगेगा कि हम खड़े हैं. ऐसा उसको लगेगा नहीं, क्योंकि वो उसको बहुत सारा कुछ दिखता है, बट रूल वाइज वो हमारे लिए रेस्ट पर हो जाएगा. सो पुलिस इज एट रेस्ट. और अगर उसको कैच कर सकता है तो थीफ की वेलोसिटी इधर आएगी टोटलिटी में. कैसे? वीटी की वेलोसिटी अपने को पता है, वीटी कितना है 9, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दोगे तो ये 10 हो जाएगी. तो नट सेल में इसके पास वेलोसिटी कितना हुआ? नट सेल में इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गया. कितना कवर करना इसको बाकी है? 100 मीटर चलना है. तो अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से चल के आएगा तो कितना टाइम लगाएगा? तो डिस्टेंस 100 डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी इज वीपी माइनस वीटी. दैट मींस 100 डिवाइड बाय 1, दैट मींस 100 सेकंड. सो आफ्टर 100 सेकंड यू विल फाइंड कि वो थीप और पुलिस एक साथ एक ही लोकेशन पर हो जाएंगे. इसका मतलब पुलिस उसको पकड़ ले जाएगा. सो 100 सेकंड हम मार्क कर देंगे. और अगर आप ग्राउंड से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि लेट से टी टाइम बाद कैच करता है तो तब तक थीप यहाँ पहुंच गया, पुलिस भी यहाँ पहुंच गया. तो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट और थीप का डिस्प्लेसमेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 100 लिख सकते हो, और वहां से एक कंडीशन मिल जाएगी, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा. और ये भी आपको वही आंसर देता है. चलता है, अपने पास मल्टीपल वेज है. क्वेश्चन नंबर 3. सो 3 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ये बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड कार. थर्ड कार की स्पीड बतानी है. सो समझते हैं कि बाकी दो कार क्या कर रही हैं.
So two cars are moving in the same direction with a speed that is 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. So अगर देखो दोनों कार 30 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है, उनके बीच का सेपरेशन 5 किलोमीटर है, तो हमेशा 5 रहेगा. क्यों? क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं करेगा. थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार्स एट द टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स. तो वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा ये पता करना है. तो आप एक काम करो ना, कार का फिगर बना लो. लेट से एक ए कार है जो इधर जा रही थी और एक दूसरा बी कार है जो इधर जा रही थी. दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, वो सेम वेलोसिटी 30 है. मैं शॉर्ट में पिक्चर बना रहा हूँ. और एक थर्ड कार यहाँ से निकल के आ रही है, इसकी वेलोसिटी अपने को पता करना है. ये वी है, ये सी कार है. और ये इन दोनों कार को निकलते हैं कितने देर में? 4 मिनट में. सो अगर हमने वी एज्यूम कर लिया है तो हम कार ए का रिस्पेक्ट ले लेते हैं. तो कार ए के रिस्पेक्ट में कार ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. कार बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ए की वेलोसिटी वी को रिटर्न करके दे दो, ये 30 इसको दे दोगे और 30 इसको दे दोगे, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको 30 नजर आ जाएगा. अच्छा, बी कैसा आ जाएगा? बी की टोटल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये भी रेस पर हो जाएगा. इसका मतलब ये जो सेपरेशन है, ये 5 किलोमीटर है. और ये सी नए वाले कार को कवर करना है. किस वेलोसिटी से कवर करेगा? ये v प्लस 30 से. कितना? ये कितना टाइम लगा दो. सो टाइम इज इक्वल टू, और स्पीड लिख लो जैसा भी आपको लगे. स्पीड आ रहा v प्लस 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस 5 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम. अच्छा, ये को हम किलोमीटर में लिख रहे हैं तो टाइम को भी आवर में लिखना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर है. तो 4 मिनट, 4 मतलब 4 डिवाइड बाई 60. और हाँ, तो आपको देखोगे ए आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, बी आपको रेस में नजर आया, तो सी केवल मूव करता हुआ नजर आया. यहाँ से जो वी निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. अच्छा, ये नंबर कितना जा रहा है? ये नंबर हम बता सकते हैं. 5 इंटू 16/4 15 के बराबर हो जाएगा, 75 आ जाएगा. सो वी कितना रहा होगा? 75 माइनस 30. ये एक अच्छा नंबर होता है, आई मीन लाइक सिंपल नंबर है. 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा. ये डी ऑप्शन है, मार्क कर दोगे, अपना आंसर हो जाएगा. यूसी की रिलेटिव सॉल्व करने में कितना आसान रहता है, एक ही फिगर बनाओ और आंसर हो जाता है. अदरवाइज आपको देखना होता है कि 4 मिनट के बाद ये इधर गया, ये इधर गया, फिर ए को बनाओ, बी को बनाओ, सी को बनाओ और उनकी लोकेशंस ढूंढो. बेटर है कि हम किसी एक का फ्रेम ले लेते हैं, उसके फ्रेम से हम ए को भी देखेंगे, बी को भी देखेंगे, सी को भी देखेंगे. ये रेस्ट पर आ गया तो बहुत आसान हो गया. यही केवल चल रहा है, कितना चलना है? 5 किलोमीटर. कितना टाइम है? 4 मिनट. तो रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी से वेलोसिटी निकल के आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका. किसी क्वेश्चन को ज्यादा एलेबोरेट करना हो तो आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको आइडिया देकर के आंसर तक लेके जाता. 7th क्वेश्चन. समराइज करने की आप बात कर रहे हो. मैंने इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए कार जा रहा है, बी कार जा रहा है, सी कार जा रहा है. तो आप क्या करो कि इनमें से तीनों में से किसी एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो. तो मैंने ए का रेफरेंस लिया, तो ए हमारा ऑब्जर्वर हो गया ए पर, तो ए रेस्ट पर हो गया. ए की वेलोसिटी बी को रिवर्स करके दी, तो बी की वेलोसिटी 30 माइनस 30 करके 0 हो गई, तो बी रेस्ट पर आ गया. ए की वेलोसिटी सी को रिवर्स करके दी, तो सी के पास वेलोसिटी v प्लस 30 हो गया. तो ए के रिस्पेक्ट में सी. अब ऐसा लग रहा है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है. कितना चलना है? 5 किलोमीटर चलना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम वेलोसिटी को यूज करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे. रिलेटिव वेलोसिटी से जाने का मतलब, अगर ग्राउंड से जाओगे ना तो हम ग्राउंड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कैसा फिगर बनाना चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ अगर आपने पूछा है तो. और वो भी अपने दिमाग में रहना चाहिए, आई मीन लाइक कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो जो ग्राउंड से होगा ना वो हमको दिखता है, वो हम फील कर सकते हैं. तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप बनाओगे तो आप एक थर्ड बंदे हो, आपको ग्राउंड में दिखता है, तो आप पहले एक पिक्चर ये बनाओ कि जब ये ए यहाँ पर था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, और बी यहाँ पर था, और ये सब 30 से जा रहे हैं. तो सी यहाँ से आना स्टार्ट किया है, ये सी एंट्री लिया हुआ है, तो ये एक पहली सिचुएशन हुई. इसके बाद इसके आगे बनाओगे, मैं नीचे बना देता हूँ. कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद ये ए यहाँ पर पहुंच जाएगा और बी यहाँ कहीं निकल गया होगा और सी यहाँ पर आया होगा और अभी भी ये वी से चल रहा था. अब ये इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो कम जमेगा. तो एक काम ऐसा करते हैं कि ठीक है, इसी तरह से बना कर रखते हैं.
कुछ ऐसी सिचुएशन है। सो हुआ क्या है, मैं बताता कि ये इधर जा रहा था और ये इधर आ रहा था, बाद में मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और ऐसे ड्रॉ किया है। अब आप देखो कि ए कितना चला, बी कितना चला, सी कितना चला, वो अपने को देखना। माना कि ये टी टाइम के बाद की स्टोरी है, टी कितना है 4 मिनट है, तो 4 मिनट में ए कितना ट्रेवल किया होगा। आप देखो ए यहाँ पर था, ए यहाँ पर पहुंचा है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 4 मिनट में है ए की, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है। सी आपका यहाँ पर था, सी यहाँ पर आया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ट्रेवल्ड बाई व्हाट, दिस इज ट्रेवल्ड बाई सी, और इन टाइम टी, सेम टाइम टी पे चला हुआ है। अच्छा, क्या आप बोल सकते हो कि ये जो एक्स सी और एक्स ए था वो मिलकर के टोटल डिस्प्लेसमेंट बना रहा है जो कि 5 किलोमीटर था। तो हमारे पास कंडीशन आएगी एक्स ए प्लस एक्स सी मस्ट बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। नाउ एक्स ए को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विच इज 30 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, और ऐसा मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला वाइज, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ सी इनटू टाइम प्लस 5 किलो इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये ग्राउंड के फ्रेम से आप देखोगे आपको वही आंसर आएगा। अच्छा, इसको अगर आप सही से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5 बाई टी। ये किलोमीटर में इतना ध्यान रखने का। टी को हम भी आवर्स में बनेंगे तो ये 5 किलोमीटर होगा, और इसको 4/60 लिख दोगे तो ये आवर्स हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, और ये वेलोसिटी भी हमको किलोमीटर पर आवर में रखनी है। आप देखोगे वी ए कितना दिया था, मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड है क्योंकि हमने डायरेक्शन को तो यूज कर रखा है, तो ये मैग्नीट्यूड में 30 लिखना है और ये वीसी निकालना है। आप देखो ये इक्वेशन और आप देखो ये इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ऐसे पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके आंसर बनाओगे तब भी वही आंसर आएगा। और अगर आप इसको जल्दी से कर सकते हो तो आप जल्दी वाला आइडिया ले लो। दोनों करेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बस चॉइस आपकी है कि आप किस पे पसंद करते हो। आप जिस पे एक्सपर्ट हो जाओगे वो आपके लिए आसान लगेगा। समझ में आया ग्राउंड से कैसा दिखेगा विदाउट रिलेटिव मोशन। विदाउट रिलेटिव मोशन का मतलब हमने ग्राउंड समझा था। I did it differently and used different sets of equation but got the same answer. Yes, it can happen. It can happen. You can have a different set of equations but you get the same answer. So as long as the logic is same, I mean logic is correct, you will get the correct answer. Paths may be different. Sir, but to assume positions of A and B, won't we have to set an origin? You can set an origin, you can say A is the origin, or maybe like, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, so डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें origin की जरूरत नहीं पड़ती है। origin की जरूरत जब पड़ती है जब हम पोजीशन बना रहे होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे origin सेट कर सकते हो कि यहाँ पर origin था, तो ये जो डिस्टेंस है जो आप एडिशनल यूज करोगे वो अननेसेसरी है, I mean उसका कोई यूज नहीं है। और वैसे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, 4 ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन मार्क करना होता है करेक्ट, तो जितना भी अननेसेसरी स्टफ होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। और वी हैव स्किप्ड जस्ट यूजिंग इंफॉर्मेशन, हाँ, सो जितना भी स्किपेबल होता है उसको स्किप कर देते हैं। एनीवे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और कार के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, और अब दोनों को ट्राई करो, दोनों से आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, it says two particles P1 and P2 moving with velocity V1 V2 respectively. Which of the following statement or statement about the relative velocity is true? That's a simple ना। अब देखो क्या होता है कि दो पार्टिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ना v1 2, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ, अब फॉर्मूले पे जाओ, ये वेक्टर है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज नथिंग मोर देन द वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। अच्छा, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। वेक्टर्स में हम लोगों ने लर्न किया था, अगर दो वेक्टर्स ए बी होते हैं तो उनका ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है, यानी इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो तो हम जानते हैं। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये बात की थी, क्या होगा वो याद दिलाता हूँ, उस फॉर्म में आपको जल्दी समझ आएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी होती है, एंड मोर देन और इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है। हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो a प्लस बी के बराबर आएगी और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के बराबर आएगी। वेक्टर्स, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज इन वेक्टर, यू रिमेंबर दैट। वही आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू होगी वो v1 v2 के मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगी।
तो आप बोलोगे कि जो V12 की वैल्यू आएगी वो V1 प्लस V2 से तो छोटी रहेगी, कभी बड़ी हो नहीं सकती है, और V1 माइनस V2 का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा उससे बड़ी होगी, तो ये रेंज रहेगी। तो आपसे पूछता है कि क्या V1 V2 की वैल्यू V1 प्लस V2 से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को वायलेट करेगा। तो ए रॉन्ग हो गया। What about B? ये 1 2 cannot be greater than V1 minus V2। हाँ, ये V1 minus V2 से हमेशा ग्रेटर होता है या बराबर होता है। जो ये बोला कैन नॉट, गलत बोल रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर दोगे। फिर दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2। यस, ये V1 प्लस V2 से बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा, और V1 V2 से लेस होगा। यहाँ पर इनइक्वालिटी लगा, इक्वालिटी भी हो सकती है, वो आपने मिस कर दी है। तो क्या ये ट्रू होगा? तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, इसमें इक्वालिटी भी फिजिबल, इक्वालिटी भी लगाना चाहिए था। तो अगर ऐसा बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यस। क्या ये हमेशा ट्रू है? नो। सो लेस देन इक्वल टू है, उस बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज आर इन द ऑप्शंस? वो आर रिलेटिव वर्ड यूज किया है, आर फॉर रिलेटिव। वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर वो सिंबल है सिंपली। वी आर दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। इसको ऐसा पढ़ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। आप आर को स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल है, जस्ट अ सिंबल। सब्सक्रिप्ट लगा दिया, जैसे हम पुलिस के लिए पी लगा दिया था, थीप के लिए टी लगा दिया था, उसने रिलेटिव के लिए आर लगा दिया। तो ये आपका 7th हो गया। तो आप रिलेट कर सकते हो कि वेक्टर का रूल अभी भी चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, आपने ऐसा सोचा थर्ड प्लेटफॉर्म है, ओके, हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है कि इसने बोला कि वी आर वन रिस्पेक्ट टू, ओके, हाँ मे बी। तो अब आप ये समझ लो, कई बार ऐसा करता है रिलेटिव वेलोसिटी में सब्सक्रिप्ट आर डाल देता है। तो जैसे हम लोग 1 2 से या 1 2 से या 1/2 से 1 ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कई बार वो लोग आर भी लगा देते हैं, आर फॉर रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, टू आइडेंटिकल ट्रेन्स टेक 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट ओनली दिस सेकेंड when the speed of one is increased by 50%, the time would they pass going in the same direction। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हुए थे कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे। तो उसको अगर हम लोग डायरेक्टली यूज करें तो 8 के लिए ऐसा बोला 3 सेकेंड लेता है जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लास्ट क्लास से। टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो हम लोग यूज करते हैं। तो ये आएगा, आइडेंटिकल ट्रेन है तो L प्लस L आएगा, डिवाइड बाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी एड अप हो जाती है। सो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए V1 प्लस V2 लिखते हो। माना कि V1 V2 ओरिजिनल वेलोसिटीज है, तो कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड लग रहा है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करते हो, दूसरी कंडीशन है, ये टाइम हो जाता है हमारा 2.5। कब? जब हम किसी एक की स्पीड को 50% से बढ़ा देते हैं। तो अभी भी हमारे लिए लेंथ ट्रेन की L प्लस L रही होगी, और लेट से V1 की स्पीड आपने 50% बढ़ा दी। अगर आप V1 की 50% बढ़ाओगे तो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 V1। V2 को वही रखना है। 1.5 का मतलब समझते हो? 50% ग्रोथ। सो 50% का मतलब होता है V1 प्लस V1 का 50%। So that means V1 plus half of V or 0.5 of V. So that's basically leads to 1.5 V. So that's the meaning of percentage growth. एक इक्वेशन ये आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया तो हमारे पास देखो अननोन क्या है, L अननोन है और V1 V2 3 अननोन है, दो इक्वेशन है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपसे पूछता है टाइम व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो भी 2L आएगा, L1 प्लस L2, लेकिन अब हम V1 माइनस V2 लिखेंगे, तो ये T निकालना है और ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली दो इक्वेशन से V1 और V2 को सॉल्व करेंगे, फिर इस पे रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। L के टर्म में सॉल्व करेंगे, L कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता। तो इसमें लिखोगे V1 प्लस V2 की जो वैल्यू आएगी वो 2L/3 हो जाएगा। इस इक्वेशन से अपने को मिलेगा 3/2 V1 प्लस V2। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, ये 2L/5/2 होगा, तो इसको हम 4L/5 लिख सकते हैं।
ये 2L है, ये 2.5 है, 2.5 को 5/2 रखेंगे, 2 पर चला जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो V1 निकल आएगा, और इसके बाद V1 की वैल्यू रख करके V2 निकालो। तो यहाँ से आप V1 V2 को निकालो, V1 एंड V2 को L के टर्म में आएगा, इस पे रखो। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो L कैंसिल आउट हो जाएगा और T का एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा, और वही अच्छा सा आंसर हमने को एक वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए और इसके बाद ट्राई करने का, चेक करने का आफ्टर द लेक्चर, और अभी भी कर सकते हो तो चॉइस आपकी है, और आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 के एस्केलेटर के बारे में पूछ रहे हो। A person standing in the escalator takes this time to top of the escalator is moving takes this। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, you don't do skip it, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं हो रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केसेस हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए और जमेगा। Yes, you can solve question number 5. Then after you are asking question number 9, so let's go for the 9th question. Two billiards balls are rolling on a flat table. Okay, and it's one has a velocity components x और y के component दे रखे हैं, and other has a component this। तो दोनों की velocities आपको दे रखी हैं। If both balls starts moving from the same point, good, the angle between their path is। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, अगेन वेक्टर है। तो क्या करना है कि सेम पॉइंट पर वेलोसिटीज हैं, सेम पाथ पर, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनकी वेलोसिटीज को प्लॉट कर सकते हैं। एक की वेलोसिटी इधर है, एक की वेलोसिटी इधर है, और इनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट कितने दिए गए, ये 1 है और ये √3 है। तो क्या इस वेलोसिटी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? लेट्स से ये v1 है। So what we are going to write as a v1 vector? Can we write as a v1 vector is 1 I cap plus √3 j cap? आप ज्योमेट्री से कर लो या फिर आई कैप जे कैप से करो, बात ही की है। अच्छा, टू पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टू पार्टिकल की वेलोसिटी सिमिलर लॉजिक से आएगी 2 I कैप प्लस 2 j कैप। उनके बीच का एंगल पता करना है। तो अगर आप दो वेक्टर्स पता है तो एंगल निकालने के लिए आपको पता होता है क्या करना होता है, cos थीटा लगाना होता है। cos थीटा आएगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर डिवाइड बाय v1 का मैग्नीट्यूड डॉट और v2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो यू सी कि आपके लिए डॉट प्रोडक्ट कितना काम का होता है। तो दो वेलोसिटीज के बीच का एंगल निकल आएगा। v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से आएगा 2 + 2√3 डिवाइड बाई फर्स्ट का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 आएगा, √a1² प्लस √3 का स्क्वायर। और इसका जो निकालोगे तो ये आएगा 2√2। सो cos थीटा की वैल्यू अपने पास आ रही है, 2 कैंसिल होने के बाद 1 + √3 डिवाइड बाई 2√2। ये cos थीटा आ गया। इसके बाद इसको थीटा बताने के लिए cos इनवर्स लगा करके बता सकते हो। फिर बाकी आप समझदार हो कि चार ऑप्शन में बताना होता है, तो यहाँ पे cos इनवर्स तो है ही नहीं। तो आप बोलोगे क्या ये 60 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 60 तो बहुत अच्छा नंबर आता है। क्या 45 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 12.5 हो सकता है? मे बी। तो 12.5 और 15 को चेक करना होगा। फिर आपको याद होता है कि ये 15 डिग्री पर होता है, तो 15 डिग्री आ जाएगा। Will we get the answer by using relative motion? इस पे रिलेटिव मोशन निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो एंगल तो वेक्टर से निकल के आता है। मोशन का हम लोग यूज, जैसे इसमें एक v1 इधर आया, v2 इधर आया, तो इनके बीच का एंगल कितना चल रहा है ये हमको बताना था। तो इसमें हम मोशन को देख ही नहीं रहे हैं, बेसिकली एंगल देख रहे हैं। तो हमको डायरेक्शन देखनी थी, तो एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन का यूज करना था। सो अगर हाँ आपसे ऐसा पूछता है कि 2 सेकंड के बाद बताइए कि दूसरा बॉल कितना दूर निकल गया पहले बॉल से, तो हम रिलेटिव यूज कर लेंगे। Okay, then question number next that you have asked is 10 then 12। Question number 10 के बारे में बात कर लेते हैं। Question number 10। A battalion of soldiers is ordered to swim to cross a river। तो river crossing वाला केस आ गया। And at what minimum rate should they swim perpendicular to the river? तो perpendicular to the river चलना उनको, theta 0 लेकर के, in order to avoid being washed away।
तो ये चाहते कि वॉस डब्ल्यू भी ना हो बाय दिस waterfall, this feed downstream. This the speed of the current is given. तो ये माइल्स पर आवर में दिया गया है, तो उनका कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। और कॉन्सेप्ट क्या जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या ऑर्डर टू स्विम द क्रॉस रिवर की विड्थ आपको दे रखी है, मिनिमम रेट बताना है। इसका मतलब हुआ कि अपने को मिनिमम वेलोसिटी बताना है, और वो क्रॉस करना चाहते हैं इनको, वॉस अभी भी नहीं होना चाहते हैं, परपेंडिकुलर भी चलते हैं। तो क्या स्टोरी है यहाँ पे लिख सकते हैं, एमपीएच का मतलब माइल्स पर आवर रहता है, मीटर पर आवर नहीं होगा, माइल्स होगा। ये पॉपुलर जैसे केपीएच होती है, किलोमीटर पर आवर होता है, सो माइल्स पर आवर भी यूज करते हैं। सो यहाँ पर एम का मतलब माइल्स है। सो ये लेट्स से कि अपना ए पॉइंट है और बी इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है, और ये इसका बी पॉइंट है, राइट। और ये डाउन स्ट्रीम इधर है, लेट्स से रिवर अपने नोटेशन के हिसाब से ऐसा पहुंचता है। तो अपने को कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये जानना क्या चाह रहा है अपने से, फिर कैलकुलेशन, क्योंकि फॉर्मुलेशन आपको पता है। इट सेज कि इनको क्रॉस करना है, ये विड्थ आपको डी दे रखी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एट व्हाट मिनिमम रेट शुड दिस स्विम, दैट मींस वेलोसिटी बताना है, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो मतलब इधर स्विम करना चाहते हैं। To avoid being washed away by waterfall this downstream. To avoid washed away, कुछ लैंग्वेज ट्विस्टेड टाइप की लग रही है। ये 300 फीट डाउनस्ट्रीम जाना जाते हैं, और उसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है उससे ज्यादा अवॉइड कर रहा होगा फिर, तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाली बात कर रहा है। सो ये चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप जाओ और ये 300 फीट से ज्यादा डाउन स्ट्रीम ना जाओ। इसका मतलब ये हमारे लिए एक्स की मिनिमम वैल्यू दे रखी है। और ये या फिर एक्स की वैल्यू दे रखी है, हम केवल एक्स की वैल्यू पकड़ेंगे। और ये परपेंडिकुलरली स्विम करता है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर है या स्विमर इन द रिवर है, ये रिवर है, तो ये जो वेलोसिटी आनी चाहिए, ये स्विमर की वेलोसिटी, ये बोट की या स्विमर की वेलोसिटी आ जानी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बता सकते हो, ये अपने को पता है, ये पता है, तो ये एंगल पता चल जाएगा कितना हो गया ये एंगल। और एंगल पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये वेक्टर वाइज कुछ ऐसा जा रहा है। तो कई बार हम वेक्टर से भी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्लास बताया था। तो ये वी बी आर हो गया, और इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ये वाली वेलोसिटी, तो ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। सो ये एंगल थीटा अपने को पता चल जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, यानी बोट है जिसको हम बोट बोल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी वी आर डिवाइड बाई वी बी आर। और यहाँ से टेन थीटा कितना आ रहा है, 300 बाई डी, 300 डिवाइड बाई डी, डी इज 500। तो यहाँ से आपको रेशियो पता चल गया, वी आर पता चल गया, अगला आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, अपने को आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड लगी मेरे को। 5/3 इंटू वी आर चाहिए, वी आर कितना था 3, तो आंसर क्या 5 माइल्स पर आवर आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब उसकी यही इंटेंशन है, माइल्स पर आवर। हाँ, सो इंटेंशन क्या है कि वो इतना ड्रिफ्ट हो जाए, परपेंडिकुलरली चले, तो बताइए कि किस वेलोसिटी से वो स्विम करेगा। तो आप क्या करो कि हम जानते हैं कि वी बी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू वी बी होती है, और तो जिधर आता है उधर जाएगा ये। आप कंपोनेंट वाइज भी कर सकते थे, थीटा यहाँ से निकालना हमारे लिए आसान था। अब हम थीटा इधर जो मेजर कर रहे थे वो बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई अल्फा एंगल मान लो अल्फा निकाला, तो ये डिस्टेंस बाई डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस अपने को दे रखी हैं, और वेक्टर पे देखा दोनों सेम थे, इसलिए इक्वेट कर दिया।
गुड। सो 10th बी का अच्छा क्वेश्चन था, कन्वर्जन भी नहीं करना पड़ा आपको, आंसर मिल गया। Can I send my approach to question number 9? You to confirm correct. I got same answer. Fewer steps related to easier. This okay. You can send. I will be commenting. Question number next, or maybe this last of this DPP, which is 12. Question number 12. A bucket is placed in open where the rain is falling vertically. If a wind begins to blow at double the speed of the rain, how will be the rate of falling of the bucket change? So ये conceptual questions है। Total question हमारे पास कितने 13 ही है। इसके अगली वाली डीपीपी पे थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। ये conceptual question है आपका। अब देखो कि कोई आंसर दे पाया इसका 13 का? ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है ऐसा आपने एक बकेट रख दिया है, आजकल बारिश हो रही है तो आप देख सकते हो, और लेट्स से कि रेन वर्टिकली फॉल कर रहा था ऐसा, मे बी लाइक दिस। तो जब ऐसा रेन फॉल कर रहा था तो इस पे पानी भरा जा रहा था। इफ अ विंड बिगिंस टू ब्लो एट अ डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द रेन, तो अगर इधर विंड भी चलने लगेगा तो फिर रेन इधर आने लगेगी, ऐसे आने लगेगी। तो इस इनिशियली रेन ड्रॉप ऐसे आ रहे थे, बाद में रेन ड्रॉप्स ऐसे आते हैं। तो अगर आप दो पिक्चर बनाओगे तो दोनों को एक साथ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इनिशियली रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रहे हैं, और बाद में जो रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हो गए। और आपसे पूछता है कि हाउ विल द रेट ऑफ फिलिंग, इस पे जो पानी का एक्युमुलेशन होगा वो किस रेट से जाएगा, चेंज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्या होगा ये बताना है। अनचेंज्ड रहेगा। I want I don't want answer, I want explanation why unchanged. Okay, you give answer, that's good, but how and why we will be claiming that it's unchanged? पहले रेन ऐसा वर्टिकली आ रहा था, फिर किसी एंगल पर आ रहा है। तो किसी बर्तन में आप ऊपर से पानी डालो, किसी एंगल से डालो, तो क्या रेट ऑफ चेंज, फिलिंग का रेट बदलेगा? और नहीं बदलेगा तो क्यों नहीं? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डजंट अफेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट्स, only Vx will change as area of filling remains same. Yeah, so that's more logical. Area of filling, तो क्या होगा ना, पानी तो आपके पास आ ही रहा है, लेकिन पानी इस बकेट में अंदर किससे जा रहा है? इसका जो एरिया होगा, इस एरिया के बाहर जो पानी गिर रहा होगा तो वो बकेट में नहीं जाएगा, और इस एरिया के बाहर जो वाटरफॉल करेगा वो बकेट में नहीं जाएगा। हमारे पास एरिया तो वही है। अब आप वाटर को वर्टिकली एंटर कराओ या हॉरिजॉन्टली एंगल कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एंगल आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जितना ये एरिया है इससे फिलिंग होगी, उसी एरिया से बाद में फिलिंग हो रही है, सेम रेट से पानी गिर रहा है तो सेम रेट से उसके अंदर भी जाएगा। तो इसका जो क्रक्स पॉइंट है ना वो एरिया को लेकर के है, कि इसका जो टॉप ओपन एरिया ना वो चेंज नहीं हो रहा। अगर आपने एरिया ऑफ द बकेट चेंज कर दोगे तो फिर हमारा रेट ऑफ फिलिंग बदल जाएगा, रेट ऑफ फिलिंग बदल जाएगा। यस, एरिया इज राइट आंसर टू से। surface area of the bucket remains same, या open top area या open area of the circuit bucket, open area of the bucket जो vertical है वो same रहता है। good, so that should be our explanation. okay, so ये आपका हो गया DPP 1, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन कंप्लीटली हुआ, कई सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन किए। तो इसका PDF निकालने में तो जमेगा नहीं, तो मैं इसका एक स्नैप ले लेता हूँ और ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, इन केस आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही। सो दिस इज DPP1, नाउ लेट मी ओपन द DPP2 और DPP2 के आपके डाउट्स उसको कवर करते हैं।
relative motion DPP2. इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 है, ठीक है। कुछ भी डिस्कस होंगे कर पाएंगे तो उतना भी अपना फायदा होगा। अब ये थोड़े से बेटर लेवल पे गए होंगे। तो इस पर जो आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो। DPP2 relative motion. So any doubt from this DPP? Yeah, you'll find so many doubts. So उनको हम cover करते हैं one by one. So first से start करेंगे। एक मिनट, I need to see कि आपने क्या doubts बोले हैं। फोर सिक्स वन फोर से, so वन से start करते हैं। Question number 1. After the lecture, I'm going to see your approach. So you just wait for that. Let's complete this question if we can. So question number 1. So one says men are running. So बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं. And along a road of there's a road of 15 at 15 kilometer behind one another at equal interval of 20 meter per 20 meter के interval पर है। 20 meter है minutes at equal interval. Okay, तो distance ही होगा। Cyclists are riding in the same direction with this speed at an equal interval of 30 meter. At what speed an observer travel along the route in opposite direction so that whenever he meets a runner he also meets a cyclist. अब देखो इसमें क्या किया उसने, एक ऑब्जर्वर को इंट्रोड्यूस कर दिया है और मेन का भी रनिंग चल रहा है और साइक्लिस्ट भी चल रहे हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मेन ये जो ऑब्जर्वर है उसका ऑब्जर्वेशन मैच करना चाहिए। तो हमको किसके फ्रेम पे जाना चाहिए? ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाना चाहिए और उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को बताना चाहिए। उसने डायरेक्शन तो बता ही दी है। सो एक छोटी सी फिगर बनाएंगे और उस फिगर में समझेंगे कि क्या चल रहा है। लेट्स से कि आपका ऑब्जर्वर ये था। तो अगर हम ऑब्जर्वर के फ्रेम पर आएंगे तो ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर आ जाएगा। लेट्स से ऑब्जर्वर इधर पहले किसी v वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसी वेलोसिटी को हमने को पता करना है। तो ये वेलोसिटी रिवर्स होकर के मिलने वाली साइक्लिस्ट को और मेन को भी। तो लेट्स से एक ये मैन है और एक दूसरा मैन यहाँ पर है और एक साइक्लिस्ट यहाँ पर है, ये पहली बार मिलता है, और दूसरा साइक्लिस्ट यहाँ पर है क्योंकि साइक्लिस्ट के बीच का गैप 30 मीटर है और मेंस के बीच का गैप 20 मीटर है। जस्ट रफ पिक्चर टू विजुलाइज की क्या चल रहा है। और पहले ये तीनों एक साथ मिलते हैं और ये t=0 टाइम है हमारा। अच्छा, मेन की जो वेलोसिटीज थी वो अपने को पता रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसके पास 15 तो रहा होगा और ये v इसको एडवांटेज मिला होगा इसकी वजह से रिवर्स करके। तो हम ग्राउंड में ना जा करके इसके ऑब्जर्वेशन पर है और ये भी उसी वेलोसिटी से आ रहा होगा। साइक्लिस्ट के साथ क्या चल रहा होगा? साइक्लिस्ट जो चल रहा था वो 25 पे चल रहा था और प्लस v आ गया होगा। तो इस बंदे को पहले ये दोनों एक साथ मिलते हैं, इसके बाद जब ये जो पर्सन है वो यहाँ पर आए तब तक साइक्लिस्ट को भी यहाँ पर पहुंचना है। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, ये दूसरे पर्सन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन टू मैन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज 20 मीटर डिवाइड बाय द स्पीड विच इज 15 प्लस v। हमको याद रखना कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो उसका अपना को चेंज करना है। इज इक्वल टू, यही टाइम साइक्लिस्ट को लगना चाहिए। साइक्लिस्ट कितना चलेगा? 30 मीटर, कितनी स्पीड से? 25 प्लस v।
आप देखोगे ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गए, तो सब अब किलोमीटर में बचेगा, चलता है। तो अपने पास अब रिलेशन क्या बना, अपने पास ये रिलेशन बना कि 25/v डिवाइड बाई 15/v, ये जो रेशियो है वो 3/2 के बराबर हो गया। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से v निकालो, v अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को v पता चल जाएगा। अगर हम जल्दी से करें तो ये 52v इज इक्वल टू 45 प्लस 3v के बराबर आ गया। तो v की वैल्यू अपने को 5 किलोमीटर पर आवर नजर आ रही है। चेक कर लीजिए आंसर और देखिए कि क्या ऑब्जर्वर को 5 किलोमीटर पर आवर से चलना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो मैच कर जाएगा। सो हम ऑब्जर्वर के फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि ऑब्जर्वर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो कंडीशन थी वो लगा दी कि अगर ये अभी एक साथ मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी ये दोनों यहीं पर आना चाहिए साथ में। तो जितना टाइम मेन को लगेगा उतना टाइम इसको भी लगना चाहिए। सो दोनों को बराबर टाइम लगना चाहिए। वही हम लोग यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डन। नाउ वी कैन गो द नेक्स्ट व्हिच इज फोर्थ। सो मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ के बारे में बात करते हैं। आपने कुछ लिखा है, कैन वी फाइंड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम टू फाइंड आंसर। Difference in velocity and distance, yes, that's what basically we are doing. In fact, we are doing the same thing. Are we doing the same thing? uh, oh, no, there's a little bit difference, उसे आपको conceptually मैच नहीं करेगा। आपने क्या किया कि find difference of velocities, okay, and the difference in distance, okay, then how much the time you are going to mention. सो उसको रिलेट कैसे करोगे, डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड डिफरेंस। अच्छा, उसके लिए फिर आप डिवाइड करके वेलोसिटी क्लेम करोगे। वेल, आई डोंट फाइंड कि लॉजिक क्या है कनेक्ट करने का। तो आप इस लॉजिक से जाओ ना, ये समझो कि किस तरह से हम रिलेटिवली समझते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमको कुछ ऐसा इंट्यूशन आता है, नंबर रख करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर डिवाइड कर दो। एंड वो इंट्यूशन को एक तरफ करना है। अब देखो क्या चल रहा है। अगर ये बंदा खड़ा हो जाएगा तो दोनों एक साथ मिलेंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टाइम पर मेन को भी वहीं पहुंचना चाहिए, साइक्लिस्ट को भी वहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब साइक्लिस्ट को ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगे, मेन को उतना ही टाइम ये डिस्टेंस कवर करने में लगना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सिंस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर किए हैं, इसलिए इसकी ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी हमने एज्यूम की थी उसको रिवर्स करके देने का, फिर रिलेट करने का। और अदरवाइज आप कुछ करोगे तो कभी ना कभी गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में भी शायद आपका आंसर कुछ और ही आएगा, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्सेस की ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज और डीप फीलिंग दिलाने के लिए। सो इट सेज कि एक मोटर बोट है और हैज टू थ्रोटल पोजीशन ऑन इट्स इंजन। तो ये आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बारी पड़ रही होगी। टू थ्रोटल पोजीशन मतलब व्हाट? थ्रोटल का मतलब जनरली ये होता है कि जब किसी इंजन को हम चलाते हैं ना, तो कितना उसको डीजल, पेट्रोल या फिर फ्यूल को सप्लाई कर रहे होते हैं, कितना फ्यूल को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ज्यादा फ्यूल सप्लाई करते हैं तो ज्यादा आरपीएम मिलता है या फिर ज्यादा फोर्स मिलता है, ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है। सो थ्रोटल मींस एक्सेलरेशन से लिंक कर सकते हो मैकेनिक्स में, इसमें काइनेमेटिक्स में, कि थ्रोटल बढ़ाने का मतलब हमने एक्सेलरेशन बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ेगी। थ्रोटल कम किया, वेलोसिटी स्पीड हमारी कम हो जाएगी, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो थ्रोटल मतलब एक्सेलरेशन, थ्रोटल कम करने का मतलब एक्सेलरेशन कम हुआ, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हुआ। For that says the high speed position propels the boat at 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई इन स्टिल वाटर, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वाटर। दी लो पोजीशन पे अगर चलाते हैं तो हाफ स्पीड से चलता है, दैट मींस 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो ये क्या करेगा, अलग अलग थ्रोटल पे लगाएगा, अलग अलग स्पीड से चलाएगा। द बोट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स डॉक डाउनवर्ड on a river
with a throttle at low position and returns to its dock with a throttle to the high position. तो क्या करता है, अपने डॉकिंग प्लेस से हाफ थ्रोटल पे जाता है, फिर उसके बाद फुल थ्रोटल पे वापस आता है. ठीक है, तो उसका आने जाने की वेलोसिटीज बदली हुई हैं, इतना ही समझना अपने को. दैट्स ऑल. द रिटर्न ट्रिप टुक 15% longer time than it did for the downstream trip. Okay. तो ये जो रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रिवर में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम चल रहा है. तो वो जो केस हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऐड करेगी या सब्ट्रैक्ट करेगी. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द करंट वाटर इन द रिवर. सो एक अच्छा क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को लेकर के, और कई सारी बातें बताता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर को बना लेंगे और विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसने जो बोला है वो सब क्या है और कैसा है. लेट्स से ये इसका डॉकयार्ड है, यहाँ से ये चलता है और डाउन स्ट्रीम जाता है. इट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स डॉकयार्ड, पहले डाउन स्ट्रीम जाता है फिर ये अप स्ट्रीम आएगा. सो रिवर लेट्स से इधर फ्लो कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है. सो यहाँ से पहले ये इधर गया, फिर ये रिटर्न होकर के आया. सो लेट्स से ए से बी गया और बी से वापस आया. तो इसका जो मोशन है अक्रॉस द रिवर नहीं है, अलोंग द रिवर है. और हम लोग जानते हैं कि जब ये जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी. सो जब ए से बी जर्नी जा रहा होगा, ए से बी जर्नी, लेट्स से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डी था या एक्स था, कुछ भी नाम दे दो. तो ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, जाने में जो टाइम लगा होगा लेट्स से वो t1 टाइम है. तो क्या हम बोलेंगे x डिवाइड बाय द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब हम लोग ग्राउंड की वेलोसिटी के हिसाब से लिखते हैं तो बोट का वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी लिखना होता है. तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है इन रिवर, दैट मींस स्टिल वाटर वाला, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. ये लास्ट क्लास में या फिर हम लोगों ने इसको लिख रखा है किसी एक क्लास में. ओके, आपका टाइम हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग वाइंड अप कर लेंगे. देन आफ्टर जब ये बी से ए वापस रिटर्न जर्नी कर रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा. तो उस समय जो टाइम लगेगा, अभी भी उसको कितना डिस्टेंस चलना है, उसको अभी भी एक्स डिस्टेंस चलना है, और अभी भी ये वी बी आर माइनस वी आर से आएगा क्योंकि रिवर्स हो गया. तो अप स्ट्रीम में इसको भारी करता है, माइनस आएगा. बाय द वे यह वी आर बी बी आर की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये डैश है लेट से और ये वो नंबर है. सो पहली बार जब ये डाउन स्ट्रीम गया था तो डाउन स्ट्रीम ये कैसे गया था, लो पोजीशन पे गया था, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा. तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये दूसरा है वो 10 किलोमीटर पर आवर है. बस हो गया. अब आपको वी आर पता करना है. T1 T2 का रेशियो दिया गया उसने. रिटर्न ट्रिप टोक, रिटर्न ट्रिप ये वाली ट्रिप ने कितना टाइम लिया, 15% लॉन्गर टाइम लिया. मतलब T2 टाइम T1 से 15% ज्यादा है. दैट मीन्स T2 टाइम T1 से 15% ज्यादा है. That means this value T2 minus T1, that is difference with respect to T1 is more than into 100, that means 15%. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा T2 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.15. सो बेसिकली T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू ये 1.15 आ जाएगा. अगर ये 1.15 आएगा, अब आप दोनों को डिवाइड कर लो. जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको T2 बाई T1 निकल आएगा. इसका मतलब इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है. तो ये वाला जो नंबर है ये ऊपर चला जाएगा. दैट मीन्स ये बन जाएगा 5 प्लस वी आर डिवाइड बाई 10 माइनस वी आर इज इक्वल टू 1.15. अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से वी आर निकल जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा. एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए, आंसर निकालिए, चेक कीजिए, मैच करता है, मैच करता है, यू विल बी हैप्पियर. और कंसर्न आता है, लेट मी नो. सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन. सो इस पे हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन पिक कर पा रहे हैं. बाकी क्वेश्चन के लिए आप चाहोगे तो हम लोग इसका एक और सेशन रख लेंगे, तब तक आप ट्राई कर लो अच्छे से एक बार और. सो ये DPP 2 और 3B साथ साथ प्रोजेक्टाइल का 2 और सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. और आपने कुछ भेजा था तो मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ. बिलियर्ड्स बॉल वाला VA माइनस VB, एक्सेलरेशन इज 0.
कर सकते हैं, that's also going to work. The way you have solved, that's also the right way. तो आपने क्या किया, एक रेफरेंस से एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वेलोसिटी निकाली और उसी रेफरेंस से मेजर किया एंगल, चलता है. Okay, you want lecture tomorrow? Is that the case? Okay, we are planning like एक डाउट सेशन आपका रखा जाएगा. So कल नहीं, परसों के लिए तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. तो कल आप ट्राई कर लीजिए और डे आफ्टर टुमारो मंडे को मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट सेशन. उस डाउट सेशन में आपके जो डाउट होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे. वो आपको ग्रुप पे इंटीमेट कर दिया जाएगा. चलेगा? ओके. वो जनरल डाउट सेशन होगा तो आपको कोई भी डाउट पूछ लेना. डीपीपीस के लिए डाउट सेशन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट वीक पे भी रख सकते हैं. और आप डीपीपी के डाउट्स भी पूछ सकते हो, बिल्कुल चलेगा. ओके. सो वेल दैट्स ऑल. Thank you guys. See you on the next lecture, and we are going to start with the Newton's laws of motion. And kinematics is theoretically completed. Okay. Have a good time.